हेलो दोस्तों एवं स्टूडेंट। आज आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डीपी मुखर्जी का आधुनिकीकरण। मुखर्जी ने अपनी पुस्तक डाइवर्सिटी में आधुनिकीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर मुखर्जी ने आधुनिकीकरण की विवेचना भारतीय परंपरा के संदर्भ में करके इसे एक नया रूप दिया है। उनके परंपरा में इतनी शक्ति होती है कि वह कभी पूर्णतया समाप्त नहीं होती, बल्कि केवल उसको नई दिशाएं के साथ सामंजस्य करना पड़ता है। यदि परंपरा में कोई परिवर्तन न हो तो वह भार के समान हो जाती है, और ऐसा तब होता है जब सांस्कृतिक परिवर्तन न होने से लोग अपनी परंपराओं को अनुपयोगी समझने लगते हैं। यानी कि डीपी मुखर्जी कहते हैं कि जो परंपराएं हैं उनको समय के अनुसार बदलना चाहिए। अगर वो नहीं बदलती हैं तो लोग उनको अनुपयोगी समझने लगते हैं, अतः उन्हें समय के साथ अनुकूलन करना आवश्यक है। संस्कृति आधार पर संस्कृति की नई शक्तियों का संचार होता है और तब समाज की परंपरा भी बदल जाती हैं। तब हम बदली हुई दशाओं को आधुनिकीकरण कहते हैं। मुखर्जी के अनुसार आधुनिकीकरण का व्यक्तिक तथा सामाजिकता के बीच संतुलन स्थापित करने से है। मुखर्जी के विचारों के संदर्भ में आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है उसको निम्नांकित पक्षों से स्पष्ट किया जा सकता है, या उसके कई तत्व हैं, इसके आधार पर हम समझ सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि जो परंपरा है उसकी प्रकृति क्या है। मुखर्जी के अनुसार परंपरा एक सांस्कृतिक विरासत है। प्राचीन संस्कृति वाले सभी देशों में प्राचीन कथाओं का एक संग्रह पाया जाता है जिसे हम कहते हैं माइथोलॉजी। यह सच है कि पौराणिक आधार वास्तविक जो घटनाएं हैं उस पर आधारित नहीं होती हैं, लेकिन सामाजिक विचारक जो सामाजिक हमारा विकास है उसके लिए ये बहुत आवश्यक मानी जाती हैं। एक विशेष अवधि में समाज, व्यक्ति तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति व्यक्ति किस प्रकार सोचता था तथा सामाजिक व्यवस्था का रूप वहाँ पर कैसा था, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक जो इतिहास इसको समझना सरल हो जाता है। यहाँ पे डीपी मुखर्जी कहते हैं कि जो मैथोलॉजी होती है, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उसका यहाँ हम जरूर जानते हैं कि उसका जो वास्तविकता है, जो व्यवहारिक चीज़ है, उससे कोई संबंध नहीं होता है। बट हम यहाँ ये समझ जाते हैं कि उस समय का जो काल होगा, उस समय व्यक्ति की जो सोच होगी, उसकी फिलॉसफी क्या होगी, उसका जो सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर है उस समय के क्या रहा होगा, इसके बारे में हमें पूर्णतः नॉलेज वहाँ पर हो जाती है। परंपरा की गत्यात्मकता के संदर्भ में मुखर्जी ने लिखा कि हमारे लिए यह आवश्यक है कि उन आंतरिक और बाह्य दबावों को समझा जाए जो परंपराओं को उत्पन्न करती हैं या उनको प्रभावित करती हैं। परंपराओं को बाह्य दबाव को समझने के लिए मुखर्जी ने आर्थिक संबंध का सहारा लिया। भारतीय परंपरा में उन्होंने कहा, भारतीय परंपरा है उसमें जो जाति विभाजन पर आधारित आर्थिक संबंध था। हम देखते नहीं है कि जो भारत में जो भी जाति व्यवस्था निर्धारित है उससे संबंधित उनके पास कोई ना कोई व्यवसाय जरूर होता है ना। देखते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो वेदों का ज्ञान करेंगे, जो क्षत्रिय हैं वो युद्ध के लिए होंगे, जो वैश्य हैं उत्पादन में वृद्धि करेंगे, जो सबसे नीचे हैं वो में हैं तो वो इन सभी की सेवा करेंगे। इस तरह की जो हर कास्ट से जुड़ी कोई ना कोई व्यवसाय होता था। वही यहाँ पर डीपी मुखर्जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जाति है वहाँ से संबंधित आर्थिक संबंध की यहाँ भारत में प्रधानता पाई जाती है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो सांस्कृतिक या सामाजिक संस्कृति है, संस्था है, उसकी प्रकृति भी अपने आप बदलने लगती है। परंपरा में होने वाले परिवर्तन को मुखर्जी ने 3 आधार पर स्पष्ट किया है। ये 3 आधार कौन से हैं? श्रुति, स्मृति और अनुभव। श्रुति क्या होती है?
श्रुति का तात्पर्य है कि बौद्धिक जो प्रतिभा वाले व्यक्तियों से सुने हुए आख्यान अथवा विचारों के आधार पर किसी परंपरा को संशोधित करना होता है ना। कोई परंपरा चली आ रही है, अगर कोई बौद्धिक व्यक्ति होता है, विचारक होता है, अगर उसमें कोई जो परंपरा है अगर उसमें कोई परिवर्तन या संशोधन करना चाहता है तो वो श्रुति कहलाती है। स्मृति क्या होती है? इसका संबंध श्रुति और अनुभव पर आधारित उन परंपराओं से होता है जिसे धार्मिक आधार पर प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। श्रुति और स्मृति के आधार पर जिन परंपराओं का निर्माण होता है उसका कोई तार्किक आधार नहीं होता है। उनसे संबंधित परिवर्तनों में पर जो परिवर्तन होता है वो भी धीमी गति से होता है ना। तो ये जो परंपराएं होती हैं इनका कोई तार्किक आधार नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा व्यवहारिक नहीं हो सकता, आप उस पर कोई प्रश्न नहीं कर सकते, या कह दीजिए उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते आप, उसका कोई तार्किक आधार नहीं होता। लेकिन और इनसे जो संबंधित जो परंपराएं होती हैं, इससे रिलेटेड जो परंपराएं होती हैं, इन परंपराओं से जो रिलेशन होता है उसमें भी जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत धीमी गति से होते हैं, क्योंकि उसका तार्किक आधार होता नहीं है, आप कोई क्वेश्चन उठा नहीं सकते, इसलिए उसमें परिवर्तन की गुंजाइश बहुत कम पाई जाती है। अनुभव परंपराओं में परिवर्तन का एक मुख्य कारण जो है वो व्यक्तिगत और सामूहिक या कह लीजिए जो हमारे बौद्धिक विचारक हैं उनके अनुभव हैं। बुद्ध, महावीर तथा बड़े बड़े संतों व्यक्ति अनुभवों के प्रभाव से यहाँ नई परंपराओं का प्रादुर्भाव हुआ तथा व्यवहार के नए तरीके विकसित करने के फलस्वरूप अतीत की जो परंपराएं थी उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ। जब बुद्ध और जैन जो थे धर्म थे उनका जब राजाओं पे प्रभाव पड़ा, जिन राजाओं ने उन परंपराओं को स्वीकार किया, वहाँ पर जो परंपराएं पहले से जो प्रचलित थी उस पर बहुत प्रभाव पड़ा और नई परंपराओं का विकास यहाँ पर हुआ। यही डीपी मुखर्जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया कैसी है? वो कहते हैं, डीपी मुखर्जी कहते हैं आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आधुनिकीकरण को ऐसी दशा के रूप में हम स्पष्ट करें जो परंपरा से पूर्णतः भिन्न है ना। बहुत से लोग कहते हैं ना आधुनिकीकरण क्या है, वो बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा मान लेते हैं कि जो परंपरा से बिल्कुल भिन्न है वही आधुनिकीकरण है। लेकिन डीपी मुखर्जी कहते हैं ये सत्य नहीं है। आधुनिकीकरण भी प्रत्येक युग में विद्यमान रहती है और यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण से परंपरा के अस्तित्व को कोई बाधा नहीं पहुंचती है, बल्कि अक्सर आधुनिकीकरण जो परंपराएं हैं उनके लिए उपयोगी रूप इनको मिल जाता है। जो परंपराएं हैं उनका एक उपयोगी रूप मिल जाता है किसी आधुनिकीकरण से। इस दशा को मुखर्जी ने हीगल और मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वाद, प्रतिवाद और समन्वय के अवधारणा के आधार पर स्पष्ट किया है। जिस तरह विचारों और भौतिक दशाओं के क्षेत्र में वाद, प्रतिवाद और समन्वय होता है, उसी तरह परंपराओं और आधुनिकता में आधुनिकता तथा परंपराओं में द्वंद्व के बीच जो द्वंद्व होता है और विचारों व्यवहारों को जो एक नया रूप सामने आता है, वाद प्रतिवाद करके आप कह सकते हैं, एक जो नया समन्वय, एक नया रूप जो सामने आता है, मुखर्जी इसे ही आधुनिकीकरण कहते हैं। मुखर्जी के अनुसार आधुनिकीकरण का तात्पर्य कभी यह नहीं होता है कि समाज अपनी परंपराओं से पूरी तरह से पृथक हो गया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जहाँ आधुनिकीकरण हुआ है वहाँ परंपराएं जीवित नहीं हैं। व्यवहारिक रूप में समाज ने परंपराएं केवल दशाएं हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं। व्यक्तित्व पर इसका क्या असर पड़ा है? मुखर्जी ने पश्चिमी देशों और भारत के परंपरागत मूल्यों की भिन्नता के आधार पर यह सुझाव दिया कि आधुनिकीकरण के द्वारा एक संतुलित व्यक्तित्व को तभी विकसित किया जा सकता है जब वह हमारी परंपराओं के अनुकूल हो। ठीक है, पश्चिमी देशों में आधुनिकीकरण का जो रूप विकसित हुआ है वह ऐसे मानवतावाद पर बल देता है जो उग्र राष्ट्रीय विचारों और प्रजातीय भेदभावों के अधीन है। वहाँ उन मानवीय मूल्यों की उपेक्षा होने लगी है जो एक संतुलित सामाजिक संरचना के लिए आवश्यक हैं।
इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह कि भारत के जो आधुनिकीकरण है उसमें जो औद्योगिक विकास का मॉडल है, जिसे हम पश्चिमी देशों का मॉडल कहते हैं, वो भारत के लिए फिट नहीं है। मुखर्जी ने निष्कर्ष दिया कि किसी भी समाज का विकास परिमाणात्मक उपलब्धियों पर नहीं बल्कि गुणात्मक उपलब्धियों पर होना चाहिए, है ना। आप ऐसा कोई विकास ना हो जो सिर्फ हम उसको माप सकें, है ना, उसको माप सकें कि आपने आज आप इतनी ग्रोथ कर गए, आपका जीडीपी इतना ऊंचा हो गया, आपका जो घरेलू सकल उत्पाद है इतना हो गया, इस पे नहीं बल्कि उन विचारों, उन नैतिकता, उन मानवीय मूल्यों पे हमें इनका मापन करना चाहिए जो कि किसी भी समाज को संतुलित करने के लिए आवश्यक होते हैं। डीपी मुखर्जी ऐसे विचारक के रूप में कहे जाते हैं जिन्होंने समाजशास्त्रियों द्वारा पश्चिमी समाज के जो मॉडल है बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लेने के सदैव विरोध में रहे हैं। उनका कहना है कि जो पश्चिमी मॉडल है भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः उसमें बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लेना ये उचित नहीं है, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो पश्चिमी संस्कृति से भिन्न है, हमारी परंपराएं भिन्न हैं और हमारे यहाँ ऐसे जो मॉडल हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी पुस्तक डाइवर्सिटी में उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ प्रस्तुत करने का कुछ भी ठोस आधार नहीं है और ना ही हमारे पास कुछ ऐसी योजना है जिन्हें पश्चिम के विचारक हमसे ग्रहण कर सकें। हाँ, पश्चिमी विचारकों से ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा ठोस मॉडल नहीं है जिन्हें पश्चिम के लोग हमसे ग्रहण कर सकें। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति और परंपरा इतनी सशक्त है, यदि हम इसके आधार पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रविधि के स्तर पर आधुनिकीकरण को एक स्वदेशी रूप में एक प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्रियों के लिए हम एक नया मॉडल दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी स्वदेशी मॉडल बनाना चाहते हैं तो हम संस्कृति को इसमें ले सकते हैं, क्योंकि संस्कृति हमारी बहुत सशक्त है। देखते चले आ रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रजातीय जो समूह हैं बहुत आए और गए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है आज भी उसी तरह मजबूती से खड़ी है। अतः हमारी जो संस्कृति है वो इतनी मजबूत है कि हम उसे एक स्वदेशी मॉडल तैयार कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी पर इसका क्या असर पड़ा है? मुखर्जी कहते हैं कि आधुनिकीकरण के विशेष पक्ष के रूप में प्रौद्योगिकी विकास एवं आधुनिकीकरण के संबंध जो हैं उसमें उन्होंने प्रकाश डाला है अपनी पुस्तक डाइवर्सिटी में। प्रोफेसर मुखर्जी गांधी जी के जो विचार हैं उससे काफ़ी आंशिक रूप से सहमत हैं। वो कहते हैं कि भारत जैसे जो जनसंख्या वाला देश है वहाँ प्रौद्योगिकी को मनमाने ढंग से उपयोग करने से बेरोजगारी वृद्धि हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम हर जगह आप मशीन ला देंगे तो जो हमारे पास जो मानव ऊर्जा है, जो हमारे पास ये जनसंख्या है, कार्यबल है हमारे पास, वो हम कहाँ पे लगाएंगे अगर सब जगह मशीन आ जाएगी। तो वो कहते हैं कि इस तरह से प्रौद्योगिकी को मनमाने ढंग से अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे समाज में बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। वो कहते हैं कि यदि बेरोजगारी की वृद्धि के साथ ही जो पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलेगा इसके साथ, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें कौन लगाएगा? जिनके पास पैसा होगा। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं अगर ये पैसा लगा के पूंजीवादी जो होंगे, अगर ये पैसा लगाएंगे और मशीन खड़ी करेंगे तो क्या होगा? श्रमिकों का जो शोषण है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो एक तरफ क्या हुआ? एक तरफ बेरोजगारी बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ एक नया पूंजीवाद सामने आएगा और जिससे जो श्रमिक हैं उनका शोषण धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उन्होंने इस दशा में गांधी जी के इस विचार से सहमत हैं कि जो भी बड़े बड़े जो प्रौद्योगिकी विकास हैं उनको उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, यानी कि उस पर सरकार का मालिकाना हक होना चाहिए। वो कहते हैं, और ये जो राष्ट्रीयकरण है वो क्या है? वो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हम लोग पढ़ते आए हैं उसके काफ़ी समीप दिखाई देता है ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। वो कहते हैं, वो गांधी जी के कुछ और विचारों से सहमत हैं कि शारीरिक श्रम, क्योंकि गांधी जी शारीरिक श्रम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। वो कह रहे हैं कि शारीरिक श्रम को बौद्धिक तथा आध्यात्मिक श्रम से करना अलग उचित नहीं है।
इनको उचित नहीं माना है। शारीरिक श्रम के साथ बौद्धिक श्रम आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है ना। मेंटल एक सोच होती है, उसके साथ शारीरिक श्रम अगर मिक्स कर दिया जाए तो जो आधुनिकीकरण है हमारे देश का वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और जो हमारी युवा हैं वो भी बेरोजगार नहीं रहेगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो प्रौद्योगिकी होगी उसमें जो हमारी जनसंख्या है, कार्यशील जो जनसंख्या है उसको कुशल बनाने से है। उसको कुशल बनाइए शारीरिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी। उन्होंने सुझाव दिया कि आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास सीमित और तार्किक होना चाहिए, है ना। हर जगह वही कहना ना कि हर जगह हर क्षेत्र में आप मशीन आएंगे तो जो हमारे पास कार्यशील जनसंख्या है उसका क्या होगा। तो एक तार्किक एक सोचने वाले ढंग से आप उस मशीन उस प्रौद्योगिकी का यूज़ करिए जिससे हमारे जो समाज है उसका एक संतुलन बना रहे हमेशा। वो कहते हैं इसके लिए हमें सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखना अनिवार्य है। हमें क्या करना है, हमें अपनी जो ज़रूरत है, हमें ऐसा नहीं है कि हम पश्चिमी मॉडल ले आए हैं, पश्चिमी देशों से हमें जो कुछ दिखा हमने उसको ले लिया, लेकिन पश्चिमी देशों का जो मॉडल है वो वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वहाँ को देखकर बनाई गई हैं। अतः हम किसी भी जो सामाजिक किसी देश के मॉडल को अगर हम अपने यहाँ लागू कर रहे हैं तो उसमें संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो देश है वहाँ की जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो भिन्नता है वो उन लोगों से अलग हैं। अतः कोई भी पश्चिमी मॉडल को स्वीकार करने से पहले हमारे यहाँ की जो विशेषता है उसके साथ उस मॉडल को अनुकूलन करना पड़ेगा या उनमें संशोधन करके ही स्वीकार करना पड़ेगा। मुखर्जी कहते हैं कि उन्होंने आधुनिकीकरण के लिए पश्चिमी वैचारिकी की जगह भारतीय वैचारिकी पर अधिक बल दिया। वो कहते हैं आगे अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें पूरे अगर आधुनिकीकरण को हम निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि डीपी मुखर्जी ने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण को हम पश्चिमी देशों की जगह भारतीय जो वैचारिकी है उस पर अधिक बल देना चाहिए। हमें पश्चिम के मॉडल पर इतना नहीं बल्कि स्वदेशी मॉडल एक स्वदेशी ठोस मॉडल स्थापित करना चाहिए और यहाँ के जो विचारक हैं जो यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जानते हैं उसके आधार पर यहाँ का आधुनिकीकरण का मॉडल स्थापित होना चाहिए, जिससे हमारा जो समाज है भारतीय समाज अपनी परंपराओं और आधुनिकीकरण इन दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित करके समाज में एक नया संतुलन एक नया समन्वय खड़ा कर सके और हमारी परंपराएं भी बनी रहें और हम आधुनिकता की ओर भी चलते रहें, ताकि जो हमारा समाज है उसमें एक गुणात्मक वृद्धि हो सके, केवल परिमाणात्मक नहीं जिसे हम सिर्फ माप सकते हैं कि पहले देश कहाँ था कहाँ है, बल्कि विचार की गुणात्मकता वृद्धि होनी चाहिए, नैतिकता में वृद्धि होनी चाहिए, मानवता में वृद्धि होनी चाहिए। यही डीपी मुखर्जी का आधुनिकीकरण का सिद्धांत है और वो ये बात कहते हैं कि परंपराएं आधुनिकता को हम साथ लेकर कैसे चल सकते हैं और वो ये बात कहते हैं कि भारतीय विचार की जो हमारे देश की देशी विचार की है उसको अधिक बल देना चाहिए। तो ये था हमारा डीपी मुखर्जी का सिद्धांत आधुनिकीकरण का। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इस जो वीडियो है ये वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा जो अगला वीडियो है आपको मिल सके। तो आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं। तो जिन्होंने लाइक और शेयर कर दिया है इस वीडियो को मेरे पहले वीडियो को, उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।